गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस लॉ पेपर फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हम कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो है अनुबंध। अनुबंध क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। अनुबंध जो है ये संविदा के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वैध ठहराव या करार को ही अनुबंध कहते हैं। अब इसमें जो वर्ड आ रहा है वैध करार, यानी ऐसा ठहराव जो हमारे अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत जो दिए गए हैं आवश्यक तत्व हैं, उन तत्वों को समाहित करते हुए है जो करार किया जाता है, उसको ही हम वैध ठहराव के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अनुबंध ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है और उनके अधिकार यानी अधिकार और दायित्व दोनों उत्पन्न करता है, वह अनुबंध कहलाता है। अनुबंध अधिनियम के अनुसार जो अनुबंध की परिभाषा है वो सेक्शन यानी धारा 2H में परिभाषित की गई है और वह परिभाषा है, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H। यानी अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है, अर्थात ऐसा कोई ठहराव जिसमें वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व होते हैं तो वह ठहराव अनुबंध बन जाता है। परिभाषा का विश्लेषण करने पर इसके दो तत्वों का होना परम आवश्यक है। सबसे पहला ठहराव, यानी किसी भी अनुबंध का निर्माण होने से पहले ठहराव किया जाता है, और दूसरा है वह ठहराव राजनियम के द्वारा जो राजनियम या कानून द्वारा जो तत्व हैं उनके द्वारा वो परिवर्तनीय होना चाहिए। अब अनुबंध जो है उसका एक सूत्र है, अनुबंध बराबर ठहराव प्लस परिवर्तनीयता, यानी एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल। यानी कोई भी जो अनुबंध है उस अनुबंध का निर्माण है सबसे पहले वैध ठहराव से, और वो वैध ठहराव तब बनेगा जब उसमें कुछ कानूनी जो तत्व दिए गए हैं या कुछ कानूनी बातें समावित होती है, तभी वो वैध ठहराव माना जाता है। अब ठहराव क्या है? प्रत्येक ऐसा वचन तथा वचनों का समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, ठहराव कहलाते हैं। यानी जब दो व्यक्ति मिलकर कोई भी कार्य करने से संबंधित आपसी समझौता करते हैं तो उसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ये वचन देता है कि वह इस कार्य के बदले उसका जो प्रतिफल बनता है वो उसको देगा, और दूसरा व्यक्ति उस प्रतिफल के बदले उससे जो भी कार्य है या सेवा है वो उससे संबंधित करेगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ए अपना एक मकान जो 5 लाख रुपए था बी को खरीदने के लिए प्रस्ताव देता है। बी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। यहाँ पर ए और बी दो पक्षकार हैं। यहाँ पर एक का दायित्व है और दूसरे का अधिकार है। ए जब अपना मकान बी को बेचने के लिए प्रस्ताव दे रहा है और बी उस मकान को खरीद रहा है तो बी के द्वारा ए के पास राशि दी जाएगी और ए के द्वारा वह मकान जो है उस बी से खरीदा जाएगा। यानी ए अपना मकान बी को हस्तांतरित करेगा और बी उस मकान को खरीदने के दौरान और राशि बी को देगा। अब यहाँ ए और बी के जो वचन है और वचनों को पूरा करेंगे तो वो वचन ही उन दोनों के लिए प्रतिफल है। अब मान लीजिए ए ने वहाँ पर अपना मकान खरीदने के लिए बी को प्रस्ताव दिया या बी सी और डी को प्रस्ताव दिया। यहाँ पर जब ए का मकान बी सी और डी तीनों मिलकर खरीदते हैं और तीनों ही मिलकर उसको राशि देते हैं और ए तीनों का ही वहाँ पर सामूहिक रूप से मकान का मालिकाना हक हस्तांतरित करता है, तो ये वहाँ पर क्या है कि समूह के रूप में हो जाएगा और वचन वही पूरे होंगे। तो इसलिए उसने कहा कि ठहराव क्या है? प्रत्येक वचन अथवा वचनों का समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो तो वह ठहराव कहलाता है। अब ठहराव की परिवर्तनीयता कब होगी? जब वह ठहराव वैध होगा, यानी अनुबंध के अंतर्गत जो तत्व दिए गए हैं
वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व, उन तत्वों का अगर उसमें समायोजन है तो वह पर वैध ठहराव बनेगा, नहीं तो वह क्या है, अवैध माना जाएगा। इसी संदर्भ में न्यायमूर्ति सामंत ने कहा है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा उनकी व्याख्या करता है। यानी सामंत ने भी इसको परिभाषित किया है न्यायमूर्ति ने, और ये कहा है कि जो अनुबंध है वो एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है। दायित्व उत्पन्न कब होंगे, जब दो पक्षकार मिलकर आपस में अनुबंध करेंगे। जैसे ए ने बी से वहाँ पर मकान खरीदने के लिए प्रस्ताव रखा और बी ने वहाँ पर ए को राशि देने का वहाँ पर वचन दिया, तो यहाँ पर ए का दायित्व बनता है कि वह अपना मकान जब बी को बेच रहा है तो वह उसका नाम उसके नाम से ट्रांसफ़र कर दे, और ए का दायित्व बनता है कि वह ए से जब मकान खरीद रहा है तो अपना मकान खरीदने के दौरान ए से राशि उस ए व्यक्ति को देगा। यहाँ पर वह जब दोनों पक्षकार अपने अपने दायित्व को पूरा कर लेंगे तो अनुबंध पूर्ण माना जाएगा, और ये व्याख्या इसी प्रकार से वो करेंगे। इसी संदर्भ में सर विलियम एंसन ने भी कहा है कि अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया एक ठहराव है जो राज नियम द्वारा परिवर्तित है। अब इसमें जैसे ए और बी दो व्यक्ति हो गए, और जहाँ पर ए, बी और सी तीनों मिलकर कर रहे हैं तो वह दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। जहाँ पर किसी कंपनी से संबंधित अनुबंध हो, जहाँ कोई साझेदारी से संबंधित अनुबंध हो, बीमा से संबंधित अनुबंध हो, यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वहाँ पर क्या है, अनुबंध में हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम से मिनिमम दो व्यक्ति तो होना आवश्यक ही है, तभी वह अनुबंध या ठहराव होगा जब दो व्यक्ति हो गए जिसमें एक व्यक्ति प्रस्ताव देगा और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। लॉर्ड्स हॉल्स-सबरी ने भी कहा है कि अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ठहराव है जिसे कानून के द्वारा परिवर्तित करवाने के उद्देश्य से किसी दूसरे पक्षकार को करने या न करने के संबंध में प्रस्ताव या स्वीकृति देने से निर्मित है। यानी कोई भी वहाँ पर उद्देश्य होता है दो व्यक्तियों के बीच में, जब दो व्यक्ति मिलकर कोई अनुबंध करते हैं तो दोनों व्यक्तियों का कोई न कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को लेकर ही दो व्यक्ति आपस में अनुबंध करते हैं या दो से अधिक व्यक्ति अनुबंध करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति प्रस्ताव देता है, दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। अब अगर वह उससे करने के लिए सहमत है तो प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, और अगर वह उससे सहमत नहीं है तो वह मना कर देगा। तो जो प्रस्ताव है वापस प्रथम व्यक्ति के पास आ जाएगा और अनुबंध आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी के संदर्भ में ब्लैकस्टोन ने भी कहा है, अनुबंध किसी विशेष कार्य को करने अथवा नहीं करने का भी ठहराव है जिसमें पर्याप्त प्रतिफल होता है। मान लीजिए जैसे कुछ ऐसे विशेष कार्य करने के लिए भी अनुबंध हो सकता है, जैसे किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, यानी 3 महीने बाद एग्ज़ाम है तो 2 महीने के लिए कोई विशेष क्लास लगा के वहाँ पर अनुबंध कर सकता है विद्यार्थियों से कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा, और जो कोई व्यक्ति इस सब्जेक्ट से संबंधित नॉलेज लेना चाहता है वो हमारे पास आए, उसका ये फीस है, और 3 महीने बाद वो कोर्स ख़त्म हो जाएगा, क्लास से वाइंड अप हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो जो विशेष कार्य 3 महीने तक ही है। और किसी मान लीजिए व्यक्ति को हमने कार्य पर रखा, जैसे मौसमी कई सीजन लेवल काम धंधे चलते हैं, तो हमने वहाँ पर जो सीजनेबल काम के हिसाब से भी व्यक्तियों काम पे रखा, तो वो जितने दिन तक वो चलेगा उसके पश्चात वो बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या है, ये वहाँ पर सीजनेबल बंद है। इसलिए सर फ्रेडरिक पोलॉक है, न्यायाधीश लीक है, और ये सभी वहाँ पर अनुबंध को किसी न किसी रूप में संबंधित है और वह इसको परिभाषित करते ही रहते हैं। अब अनुबंध के आवश्यक तत्व लक्षण का अध्ययन हम आगे करेंगे।